जैसा कि विद्यार्थियों, पिछली बार मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बताया था। ठीक है, काफ़ी परिभाषाएं दे दी थी और आज हम उन्हीं परिभाषाओं में स्टार्ट करेंगे। कुछ एक मेन परिभाषा और उसके बाद उससे आगे का। ठीक है, फर्स्ट वो जो परिभाषा दी वो स्पेंगलर ने दी। इससे पहले मैंने 3-4 परिभाषाएं और आपको बता रखी हैं, आप देख लेना। 3-4 क्यों, काफ़ी हैं। ठीक है, स्पेंगलर इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन है, अर्थात जो अतीत से हमने बहुत कुछ अनुभव लिए हैं उन्हीं का पुनरावृत्ति या दोबारा उनकी पुनरावृत्ति ही बोल सकते हो है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में होती है, ना कि भविष्य में। मतलब इतिहास का जो एंड है वो वर्तमान में ही होगा। अगर भविष्य में तो वो क्या हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तो इतिहास हमेशा, जो इतिहास की परिसमाप्ति है वो वर्तमान में ही होती है, ना कि भविष्य में। उसका एंड वर्तमान में ही होगा। ठीक है, भविष्य में तो वो इतिहास बन जाएगा। सीले अब आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जैसे ये अतीत के अनुभवों का पुनर्विधान है और इसकी इतिहास की परिसमाप्ति है, इसका जो एंड है वो वर्तमान में होता है। सीले कहता है कि इतिहास विगत की राजनीति है। ठीक है, जो पहले जा चुका है उसी की राजनीति है। सभी प्रकार की ऐतिहासिक व्याख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पाठ्यात्मक और पुरातात्विक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पाठ्यात्मक में साहित्यिक स्रोत वगैरह जैसे मिलते हैं हम उन्हें ले सकते हैं। ठीक है, और पुरातात्विक में आप जैसे खुदाई में देख लो, या हमें कुछ मिला, खुदाई में हमें कुछ प्राप्ति हुई, या साहित्यिक में हटा के साहित्यिक लिख लेना। ठीक है, मुझसे काफ़ी बार गड़बड़ होती है इस चीज़ में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। साहित्यिक में लिखित लेख और जितने भी साहित्य बुक, किताबें या जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है वो सारे के सारे पाठ्यात्मक में आ जाएंगे। और पुरातात्विक में जैसे सिक्के ले लो, मृदभांड ले लो। ठीक है, और हम जैसे कोई स्ट्रक्चर या फिर खुदाई में प्राप्त हमें कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें हमने खुद ढूंढा है, मतलब खुद खुदाई करके उनको प्राप्त किया है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे पुरातात्विक में। जैसे औजार, कुल्हाड़ी, एक्स, और है ना आप किसी मंदिर का स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोतों में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज के लिए 1 सेकंड। इतिहास की दृष्टि से प्राचीन पाठों का अध्ययन। ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु किसी रचना की तिथि का निर्णय और उसके रचनाकार की पहचान करना होता है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन रचनाओं का काल उनकी उपलब्ध पांडुलिपियों से कहीं अधिक पुराना होता है। इतिहास की दृष्टि से प्राचीन पाठों का अध्ययन, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो रचना की तिथि का निर्णय और रचना की पहचान करना है। ठीक है, पाठ्यात्मक स्रोतों का वर्गीकरण। अब पाठ्यात्मक स्रोतों का जो वर्गीकरण है काफ़ी भाषा, शैली, विषय वस्तु इनके आधार पर किया गया है। तो स्टार्टिंग से हम लेंगे कि पाठ्यात्मक जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण भाषा के भी आधार पर है, शैली के आधार पर भी है और विषय वस्तु के आधार पर ही है। प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने वाले भाषाविदों ने विश्व की भाषाओं में एकाधिक भाषा परिवारों को समायोजित किया है। हिंदी, अब जो भाषाओं का एकाधिक परिवार है, ध्यान रखना, भाषाओं का एकाधिक परिवार। ठीक है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी,
इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। ये जो हिंदी मराठी है ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, मलयालमी, तेलुगु, कन्नड़ तथा तुलु प्रमुख है। ठीक है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा शैली में इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन सी? तमिल, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ तथा तुलु प्रमुख है। ठीक है, इतना क्लियर है। आप अगर देखोगे ना, जो हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली तथा कश्मीरी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। जब भी पूछा जाए कि अपन जैसे हिंदी बोलते हैं और है ना पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमी, गुजराती, ये किस में आता है? तो ये इंडो यूरोपियन जो परिवार है, भाषा परिवार है, उसका सदस्य है, नेपाली, कश्मीरी। ठीक है, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाओं में जो सम्मिलित होता है तमिल, मलयालमी, तेलुगु, कन्नड़ तथा तुलु। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से क्या है, हम लेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम वेद संस्कृत भाषा में। भारतीय उपमहाद्वीप में जो उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम वेद हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? संस्कृत भाषा में है। संस्कृत पाली प्राकृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा का अंग है। मतलब जो संस्कृत है वो पाली प्राकृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की, संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये जो तीन भाषा हैं ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की ईरानी शाखा के अंग हैं। ठीक है, प्राकृत के जो प्रमुख संस्करणों में, अब ये प्राकृत भाषा है ना, संस्कृत, पाली और प्राकृत, तो प्राकृत के जो प्रमुख संस्करणों में है वो महाराष्ट्री, शोरसेनी और मागधी है। ठीक है, द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम है। अब अगर पूछा जाए कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीनतम कौन है, तो पहले है तमिल प्राचीनतम है और इसके बाद आता है कन्नड़ का स्थान। ठीक है, कालिदास के काव्यों की संस्कृत ऋग्वेद की संस्कृत से बहुत भिन्न है। जो कालिदास जी ने संस्कृत लिखी थी वो ऋग्वेद की संस्कृत से भिन्न है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों को संकलित किया और ऋग्वेद में प्राचीन काल से जो लिखी आई है उसमें वो चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा के व्याकरण सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो पाणिनि थे उन्होंने अष्टाध्यायी में, अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ में संस्कृत भाषा के जितने भी व्याकरण सूत्र थे, ठीक है, उनको एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया, जिसे आज के टाइम पे हम क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई। जिसे आज के टाइम पे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई। प्राकृत भाषा का जो प्राचीनतम व्याकरण वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश को माना गया है। प्राकृत भाषा मैंने ऊपर बताया ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, जो प्राकृत भाषा है उसका प्राचीनतम व्याकरण वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश में देखने को मिलेगा, जबकि प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम है। ये जब दक्षिण भारत आपको पढ़ाएंगे तब उसमें आएगा कि तोल्काप्पियम, जिसमें सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले ये वाली स्टोरी आएंगी, उस वक्त आपको ये नाम देखने को मिलेगा कि तोल्काप्पियम है कौन सा। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ इतना कहा गया है कि जो संस्कृत, पाली, प्राकृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा के अंग हैं। ठीक है, अब प्राकृत के प्रमुख संस्करणों में कौन कौन सी भाषाएं आ रही हैं? महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी। और द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम, उसके बाद कन्नड़ का स्थान है। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब हम पढ़ लेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसी स्ट्रक्चर को, मतलब ये पूरा जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, याद कर लिया, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्राचीनतम भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत कितने भागों में डिवाइड है? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पाठ्यात्मक स्रोत हैं लिखित,
धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब आप भी जानते हो कि पाठ्यात्मक में हमें कहाँ कहाँ से लेते हैं, जो हमारे धार्मिक साहित्य मिले, हमें धर्म से रिलेटेड जो साहित्य मिले, और जो कुछ विदेशी यात्रियों ने हमारे देश की, कहते हैं ना, हमारे देश में यात्रा की और वहाँ से आए, तो उनके द्वारा जो लिखित विवरण थे वो भी पाठ्यात्मक स्रोतों में इंक्लूड होंगे। ठीक है। फिर धार्मिक साहित्य में जो आएंगे वो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पहले जो प्रमुख चलता था ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य, ये सारे साहित्य इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ब्राह्मण साहित्य में आपको देखने को मिलेगा वैदिक साहित्य, वैदिक काल पूरा का पूरा, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा वैदिकेतर साहित्य। ठीक है। वैदिक साहित्य में तो आपको वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, ये सारे सब चीज़ पढ़ने को मिलेगा। जो वैदिकेतर साहित्य, इसमें आपको वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र सीखने को मिलेगा। वैदिक साहित्य भी 4 प्रकार के हैं और वैदिकेतर साहित्य भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है। वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र भी 4 प्रकार के हैं, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं, निबंध। धर्मशास्त्र तक हम इस पूरे चैप्टर को इंक्लूड करके पढ़ लेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर हम उस कल के जो टॉपिक में लेंगे वो धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसको इंक्लूड करेंगे। आप यकीन माने ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर। यदि आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सरसरी दृष्टि से निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ समझ में आएंगी कि, क्योंकि अब मैं इन्हीं की डिटेल आपको पढ़ाने वाली हूँ। कौन कौन सा? पहले पढ़ाऊँगी धार्मिक साहित्य, फिर धार्मिक साहित्य कितने भागों में डिवाइड हुआ, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब पहला स्टार्टिंग में मैं सीधे इसी को लूँगी, ब्राह्मण साहित्य, फिर वैदिक साहित्य, फिर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके ये चारों पार्ट कल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका कल हम वो कर लेंगे, और उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगी, जैसे धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के साथ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।